नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की क्या कीमत होती है। ये कहानी है मालेगांव सेंट्रल की, जहां चुनाव का नतीजा एक बहुत ही बारीक धागे से तय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो हैरान कर देने वाला नतीजा, फिर समझेंगे मालेगांव की जमीनी हकीकत, वहां के लोग और उनकी परेशानियां क्या है। इसके बाद हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक मजबूत जनाधार पूरी तरह से बिखर गया, और आखिर में हम आगे के रास्ते पर बात करेंगे कि भरोसा फिर से कैसे बनाया जा सकता है। तो मालेगांव सेंट्रल की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर से शुरुआत करनी होगी, और वो नंबर है 162। जी हाँ, 162। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये वो वोटों की संख्या है जिससे इस चुनाव में हार जीत का फैसला हुआ। सोचिए जरा, करीब करीब 3 लाख की आबादी वाले इलाके में सिर्फ 162 वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये महज 0.07% का मार्जिन है। इससे ये तो साफ है कि एक एक वोट कितना मायने रखता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक करीबी मुकाबले की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इस नतीजे के पीछे छिपे एक बहुत गहरे बदलाव की है। पर उस राजनीतिक भूचाल को समझने से पहले चलिए उस जमीन को समझते हैं जहां ये सब कुछ हुआ। आखिर मालेगांव है क्या? वहां की जिंदगी कैसी है? मालेगांव की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ पावरलूम उद्योग के धागों से बुना हुआ है। शहर की लगभग 1/4 आबादी की रोजी रोटी इसी से चलती है। और अगर हम यहाँ के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो ये मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मतदाताओं में करीब 79%, यानी लगभग 5 में से 4 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। अब ये आंकड़े हमें बताते हैं कि लोगों के लिए असल मुद्दे क्या हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष क्या हैं। देखिए, पानी की भयानक किल्लत, म्युनिसिपल सप्लाई 20-20 दिन में एक बार आती है। दूसरी तरफ बेरोजगारी, जो महामारी के बाद 7.5% से बढ़कर 23.5% तक पहुंच गई। और जो काम कर भी रहे हैं, पावरलूम मजदूर, उन्हें 12 घंटे काम के महज 400 रुपए मिलते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के दिलों में थे जब वो वोट डालने गए। देखिए, संविधान हमें अपनी बात रखने, अपनी जरूरतों को सामने रखने का अधिकार देता है, और जब लोग वोट डालते हैं तो वे इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक जिम्मेदाराना नागरिक संवाद का हिस्सा है, जहां लोग बताते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं और वे शासन से क्या उम्मीद करते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के बीच चलिए अब नतीजों को देखते हैं, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 2019 में आईएनसी और उसके सहयोगी दलों को करीब 39.3% वोट मिले थे। एक बहुत मजबूत पकड़ थी। अब देखिए 2024 का आंकड़ा, सिर्फ 3.1%। ये एक गिरावट नहीं है, ये एक तरह से पूरी तरह से जमीन खिसक जाना है। और ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं है। अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 2009 में 35%, 2014 में 45%, 2019 में भी करीब 40%, मतलब दशकों से एक मजबूत समर्थन था। और फिर अचानक 2024 में ये सब गायब हो गया। ये एक पैटर्न का टूटना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 36% वोट आखिर गया कहाँ? अगर लोगों ने वोट तो दिया, लेकिन अपनी पुरानी पार्टी को नहीं, तो उनका भरोसा, उनकी वफादारी कहाँ चली गई? और आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये समर्थन सीधे सीधे एआईएमएम पार्टी को मिला, जो ये सीट महज 162 वोटों के अंतर से जीत गई। ये विश्वास का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अक्सर एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी कैंपेन को 4 नजरियों से देखते हैं: चुनावी, संगठनिक, नैरेटिव और रिसोर्स। अब अगर हम इस फ्रेमवर्क से मालेगांव की स्थिति को देखें तो एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। चुनावी तौर पर मतलब वोट बेस तो मजबूत था, लेकिन वो बट गया। संगठन के स्तर पर पार्टी बहुत कमजोर थी, न कोई बड़ा स्थानीय नेता, न बूथ लेवल पर कोई ढांचा। नैरेटिव यानी विकास की जो कहानी थी वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। और रिसोर्स मतलब फंड्स और एक तय उम्मीदवार, दोनों की कमी थी। तो हुआ ये कि कागज पर तो मजबूती थी, पर जमीन पर सब कुछ बिखरा हुआ था। तो ठीक है, अगर ये सब समस्याएं थीं, तो अब आगे का रास्ता क्या है? भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? 36% के इस बड़े गैप को कैसे भरा जा सकता है?
सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 2024 का राजनीतिक समीकरण अधूरा था। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। अगर वो अगले चुनाव में यहाँ लड़ती है तो मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि 3 कोनों वाला हो जाएगा और सारे के सारे कैलकुलेशन बदल जाएंगे। और रणनीति ये भी कहती है कि भरोसा वापस जीतने की शुरुआत एक सही चेहरे से होती है। सिर्फ कोई भी नेता नहीं बल्कि एक कम्युनिटी यूनिफायर, एक ऐसा स्थानीय लीडर जिसकी जड़ें समाज में गहरी हों, जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जिसका पूरा ध्यान पानी और रोजगार जैसे विकास के मुद्दों पर हो, न कि बंटवारे की राजनीति पर। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है बेहतर गवर्नेंस का। एक ऐसी योजना जो लोगों की सबसे बड़ी शिकायतों यानी पानी और नौकरियों का समाधान करे, जो पार्टी को बूथ लेवल से जमीन से फिर से खड़ा करे, जो एकता और विकास का संदेश दे। और ये गवर्नेंस का रोड मैप हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप है। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और इसमें साफ पानी और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें भी शामिल हैं। और आज के डिजिटल दौर में नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए गवर्नेंस को डीपीडीपी एक्ट जैसे कानूनों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। और ये सब बातें हमें वापस उसी 162 वोटों के आंकड़े पर ले आती हैं। वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो लोगों का एक बहुत शक्तिशाली संदेश था, एक साफ संकेत था। आखिरकार मालेगांव सेंट्रल की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक वोटर का भरोसा ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा इनाम है, तो एक बार खोने के बाद उसे वापस हासिल करने के लिए सच में क्या करना पड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।